हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईटी ट्रेनिंग सेंटर। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का मोल कंसेप्ट का फर्स्ट लेक्चर चैनल पे अपलोड हो चुका है। नाउ वी आर विद द सेकंड लेक्चर ऑफ मोल कंसेप्ट, राइट? सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट? तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले? सबसे पहले हम पढ़ने वाले एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, देन वी विल स्टडी एटॉमिक मास यूनिट, then we'll study the relative atomic mass, then obviously gram atomic mass, then relative molecular mass, then gram molecular mass, and at the end I'll give you a small introduction of mole concept or mole, right? Okay, let's see. तो सबसे पहले जैसा कि देखिए, पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने बहुत ही बेसिक सी चीजें कवर करी थी, लाइक एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, राइट? सो दैट इज द बेसिक थिंग्स जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में, क्लास 9th में पढ़ी होगी, राइट? मैंने थोड़ा उनको और इनहेंस करके बताया है ताकि आपको आगे के लेक्चर्स में प्रॉब्लम ना आए। कई बार बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, यहाँ एलिमेंट बोला है, यहाँ मॉलिक्यूल बोला है, यहाँ पे कंपाउंड बोला है, करेक्ट? सो वो चीजें आपके साथ ना हो पेपर में कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, टर्म्स में ही कंफ्यूज हो रहे हो। दैट्स व्हाई हम लोगों ने बेसिक से वीडियो बनाया था। नाउ मोल कंसेप्ट, एक्चुअल मोल कंसेप्ट आपका यहीं से स्टार्ट होने वाला, राइट? और मोल कंसेप्ट है क्या? बेसिकली बच्चों को बहुत बहुत डर लगता है मोल कंसेप्ट से बेसिकली। तो व्हाट इज मोल कंसेप्ट? मोल कंसेप्ट, देखिए ये बस एक चैप्टर बना दिया है, वैसे ये कोई चैप्टर नहीं है केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट। इट्स अ नॉर्मल मैथ्स, जैसे नॉर्मली अपन कैलकुलेशन करते हैं, राइट? केमिस्ट्री में कैलकुलेशन को क्या बोल देते हैं? मोल कंसेप्ट। सो मोल कंसेप्ट इज व्हाट? फंडामेंटल, क्या बेटा? फंडामेंटल एंड काउंटिंग यूनिट, क्या है बेटा? काउंटिंग यूनिट इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इट्स अ फंडामेंटल थिंग एंड काउंटिंग यूनिट इन केमिस्ट्री। और मोल कंसेप्ट में आप लोगों को दो चीजें आनी चाहिए, दो चीजें जो कि हम लोग 10th में पढ़ भी चुके हैं। पहला क्या? फॉर्मूला प्लस लॉजिक। लॉजिक क्या? लॉजिक आपका नॉर्मल यूनिटरी मेथड अगर आपको आता है, देन मोल कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है? सो इट्स अ फंडामेंटल चैप्टर, इट्स काउंटिंग इन केमिस्ट्री, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द व्हाट? विद एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? एटॉमिक मास, ठीक है? एटॉमिक मास, ठीक है? अब आप बोलोगे मैम एटॉमिक मास होता क्या है? बेटा सिंपल सी बात, मास क्या? मास अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मास का मतलब क्या होता है? जिसका कुछ ना कुछ, सॉरी, मैटर का मतलब क्या है? जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, जिसका कुछ ना कुछ जो स्पेस में कुछ ना कुछ बेसिकली कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, राइट? दैट इज व्हाट मैटर। तो और एटम डाल्टन थ्योरी में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा ही था, ठीक है? अब देखिए एटॉमिक मास का मतलब क्या है? एटॉमिक मास इज नथिंग बट वी कैन से एटॉमिक मास नथिंग बट मास ऑफ one atom of an element, one atom of an element is called atomic mass। क्या है एटॉमिक मास? किसी एलिमेंट के एक एटम का मास इज व्हाट? एटॉमिक मास। अब देखिए ये तो क्या एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैम इसकी यूनिट क्या रहेगी? व्हाट इज द यूनिट? इसकी यूनिट क्या रहेगी? किलोग्राम रहेगी क्या मैम इसकी यूनिट? हाँ, या फिर ग्राम रहेगी? बेटा एटम बहुत छोटा है, करेक्ट? इतना छोटा है कि वी कैन नॉट इवन सी फ्रॉम अ नेकेड आईज, राइट? तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट ग्राम किलोग्राम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्राम किलोग्राम में इसका मास तो नहीं होगा ना बेटा। बहुत ही स्मॉल इनसिग्निफिकेंट मास आएगा किसमें? किलोग्राम और ग्राम में, करेक्ट? तो फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि इसकी जो यूनिट रहेगी दैट इज व्हाट? AMU। AMU का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। बस थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जस्ट लाइक किलोग्राम, जैसे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे एटम्स आर व्हाट? माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मेजरमेंट करने की यूनिट क्या होती है? ग्राम, किलोग्राम, टन। वैसे ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हमें किसी चीज को वे करना है, एटम्स को वे करना है, तो व्हाट विल बी द यूनिट? इट्स एटॉमिक मास यूनिट। अब ये कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई? I'll explain, है ना? थोड़ा टाइम दीजिए। इतना क्लियर है? What is atomic mass? Atomic mass is nothing but we can say
मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट इज व्हाट? एटॉमिक मास। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करें। यहां तक क्लियर बेटा सबको? मेजरिंग यूनिट्स क्या है इसकी? एटॉमिक मास यूनिट। किसमें मेजर करेंगे? एटॉमिक मास यूनिट में। एटॉमिक मास होता क्या है? एक एटम का मास, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास इज एटॉमिक मास। ठीक है, नेक्स्ट पे ये फटाफट से। नेक्स्ट क्या था बेटा अपना? नेक्स्ट इज व्हाट? ये तो हो गया एटॉमिक मास। दूसरा क्या था? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। अब आप देखिए मॉलिक्यूलर मास थोड़ा समझने में इजी रहेगा बेटा। मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं केमिकली, उससे क्या बनता है बेटा? मॉलिक्यूल। जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल, है ना, when two or more than two types of or similar types of atom combine chemically to give a molecule. So molecular mass क्या होगा? Obviously sum of atomic masses of elements which form molecule. सही बात है कि नहीं? What is molecular mass? Molecular mass is nothing but we can say sum of atomic masses by which molecule is formed, है ना। जिन एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल बना हुआ है उन एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम इज व्हाट? मॉलिक्यूलर मास। समझ में आती है बात? इतनी क्लियर है? इसका भी जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? क्या यूनिट रहेगा? इसका भी यूनिट रहेगा सेम, AMU। AMU इज यूनिट ओनली। AMU इज यूनिट ओनली। जैसे कि अगर आपको CO2 का मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, तो फिर कौन कौन सा एटम है भाई? इसमें कार्बन का एटम है भाई, इसमें दो ऑक्सीजन के एटम है, तो एक कार्बन का एटम प्लस दो ऑक्सीजन के एटम, एक कार्बन के एटम का मास प्लस 2 मल्टीप्लाई दो ऑक्सीजन के एटम्स का मास, इट विल गिव यू व्हाट? मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। ठीक है, क्लियर है? यूनिट वही रहेगी बेटा इसकी भी, AMU। अब आओ तुम यहाँ पे, कहां पे? नेक्स्ट मेजरिंग यूनिट है क्या? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट एंड relative atomic mass। ये क्या होता है ना? इनका शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे? AMU प्लस RAM। ठीक है, अब देखिए, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, पहली बात आप लोग को दिमाग में आना चाहिए कि मैम एटम इतना छोटा है, इतना स्मॉल है कि हम देख नहीं पा रहे, तो उसको वे करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? क्यों हम उसका मेजरमेंट, क्यों हम उसका मास निकालने के पीछे लगे हुए? देखिए, एटम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एटम का मास निकालना क्यों हम लोग के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वाई वी नीड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस, है ना? वाई वी नीड देयर मास या मासेस, हमें क्यों चाहिए? क्या? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास क्यों चाहिए हमें? एटॉमिक मॉलिक्यूलर। देखिए, केमिस्ट्री में एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास हमें क्यों चाहिए? उसका रीजन ये है बेटा, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जिनको हम नहीं देख पाते, राइट? और मैक्रोस्कोपिक का मतलब जिनको हम लोग देख पा रहे हैं। अच्छा, माइक्रो मतलब स्मॉल स्केल, मैक्रो मतलब लार्ज स्केल, जिसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं आराम से, है ना? जैसे भी अपने अराउंड में जो भी चीजें, दे आर व्हाट? वी आर लिविंग इन अ मैक्रो वर्ल्ड, राइट? अब देखिए इधर क्यों चाहिए मास, तो इसका रीजन ये है बेटा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एटम के मास अलग अलग होंगे। मास अलग अलग होने की वजह से उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के उनके मास के बेसिस पे इंपैक्ट पड़ता है। अगर किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय देयर मासेस, ठीक है? किसी अगर लेट्स सपोज एक लाइटर एलिमेंट है, एक हैवियर एलिमेंट है, तो हैवियर एलिमेंट की डेंसिटी ज्यादा होगी, लाइटर की कम होगी, है ना? करेक्ट है कि नहीं ये बात? तो उनकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है मास पे, इसलिए हमें उसका मास पढ़ना, आपस में कंपैरिजन करना एटम्स के एटॉमिक मासेस का या मॉलिक्यूलर मासेस का काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी हमें काम में आएगा। पीरियोडिक टेबल जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको पता लगेगा कि मास निकालना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन पूरी पीरियोडिक टेबल जो है पहले एटॉमिक मासेस के बेसिस पे थी, देन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है, ठीक है?
तो मास एक बहुत ही की रोल प्ले करता है केमिकल रिएक्शन में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, उनका आपस में कंपैरिजन में, है ना, स्टाइक्योमेट्रिक लेवल पे कितने मॉलिक्यूल, इसके कितने मॉलिक्यूल, इसके कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा स्टाइक्योमेट्री में। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस। दैट्स व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, दैट्स द ओनली रीजन। ना अब देखिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम एटम तो बहुत छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल भी बहुत छोटे होते हैं, राइट, तो हम लोग ने कैसे कैसे हम उनका मतलब मास निकालेंगे, है ना, क्या यूनिट रहेगी उसकी, है ना, करेक्ट। अब देखिए ये सारा कंसेप्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ। देखिए हमें अगर एटम का मास निकालना है, करेक्ट, तो एटम इज अ वेरी स्मॉल थिंग, राइट, और मॉलिक्यूल इज अ वेरी स्मॉल थिंग, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट और वी कैन नॉट वे द एटम और मॉलिक्यूल, राइट। सो इन द अर्लियर टाइम पहले क्या किया गया था कि हाइड्रोजन को उन लोगों ने क्या मान लिया था, एक रेफरेंस मान लिया था, है ना, कि हाइड्रोजन को हम लोगों ने मास असाइन कर दिया 1। क्या असाइन कर दिया बेटा, एक 1, बिना किसी सोचे समझे हाइड्रोजन को मास क्या असाइन कर दिया, 1। अब हाइड्रोजन के रेफरेंस में बाकी एटम्स का मास निकालते गए रिलेटिवली, है ना, जैसे हाइड्रोजन का मास 1 है, तो अगर ये एटम इससे 12 गुना है या इसका वेट इससे 12 गुना ज्यादा है, तो इसका मास क्या बोल दिया उसने, 12। 13 गुना ज्यादा तो क्या बोल दिया, 13। समझ में आ रही बात, 2 गुना ज्यादा तो क्या बोल दिया, इससे 2 टाइम्स इसका मास ज्यादा तो क्या बोल दिया, 2। समझ में आ रही, तो रिलेटिवली उन्होंने करा। जैसे इस चीज को आप ऐसे समझिए, जैसे जैसे आप मार्केट जाते हो, है ना, कभी, अभी तो आई डोंट नो किराना की दुकान पे आप लोगों में से कितने लोग गए होंगे, बट जो लोग गए होंगे उनको पता होगा कि जब भी आप, लेट सपोज मम्मी ने आपको बोल दिया कि 1 किलो शुगर लेके आओ, जाओ, है ना, तो अगर आपको तो आपने देखा होगा किराने की शॉप्स पे ऐसे तराजू सा रखा हुआ है, और एक तराजू में हम लोग रेफरेंस के लिए 1 किलो का कोई भी मटेरियल रखते हैं रेफरेंस के लिए। मटेरियल एक सॉलिड सा कुछ तो लोहे का बना होता है जिसपे 1 kg लिखा होता है, राइट, वो रखा जाता है, और जो भी सामान आपने मांगा है उनसे, लेट्स सपोज शुगर, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 1 kg, तो 1 kg मेजर करके इस पे रेफरेंस में बोल देते कि इसका मास 1 किलो है। तो अगर ये जो तराजू है, जो मेजरिंग स्केल है, अगर वो एकदम स्ट्रेट है, सीधा है, इधर उधर नहीं टिल्ट कर, एकदम स्ट्रेट है, तो इन दोनों का वेट आपस में क्या है, इक्वल है। ये ऐसे, तो ये क्या है, ये 1 kg जो लोहे का आयरन का रखा होता है यहाँ पे, दैट इज व्हाट, रेफरेंस ओनली ना, ऐसे तो वे करते हैं अपन। आजकल तो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई, वो अलग बात है, बट अगर आपने देखा हो ऐसा कुछ तो तराजू जैसा कि एक साइड उसमें लोहे का कुछ तो जिसपे 1 kg लिखा होता है या 500 ग्राम लिखा होता है, और देन दूसरी साइड दूसरे वाले उसमें जो भी हमारा ये रहता है, उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, जो भी सामान हम लेने जा रहे हैं वो रखते हैं। दोनों का वेट जब दोनों जब इक्वल लेवल पे आते हैं, तो बोल देते हैं कि हाँ यार ये 1 किलो का है, खत्म, ले जाओ, ऐसे करते हैं अपन। तो सिमिलरली अब यार एटम्स के लिए तो तराजू नहीं तोल सकते ना, एटम्स के लिए दिख ही नहीं रहा, कहाँ से मेजर कर लेंगे, सही बात है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने उन लोगों ने अब सबसे पहले क्या किया, रेफरेंस लिया। रेफरेंस किसको लिया, हाइड्रोजन को लिया। हाइड्रोजन का वेट कितना लिया, 1, ठीक है, और उसको रेफरेंस मानते हुए एटम्स का मास, बाकी एटम्स का मास निकाल लिया, ठीक है। बट उसके बाद जब और मॉडिफिकेशन हुए, तो कार्बन 12 को उन्होंने क्या ले लिया, रेफरेंस लिया। किसको लिया बेटा, कार्बन 12। कार्बन 12 इज आइसोटॉप ऑफ कार्बन, क्या लिया रेफरेंस, C12। C12 इज व्हाट, आइसोटॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। आइसोटोप जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि एक एलिमेंट के ऐसे 2 एटम्स, है ना, जिनका आपस में एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, दैट आर नोन एज आइसोटोप्स, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने कार्बन के आइसोटोप्स को क्या लिया, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, या और भी किसी एलिमेंट को रिप्लेस करके उन्होंने क्या करा, कार्बन 12 को क्या लिया, स्टैंडर्ड लिया। अब इसको स्टैंडर्ड लेने के पीछे बहुत सारे रीजन है। एज इट इज अ स्टेबल आइसोटॉप ऑफ कार्बन, है ना, पहली बात तो स्टेबल है ये आइसोटॉप बहुत ज्यादा स्टेबल है, इम्प्योरिटीज नहीं है। इवन कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कैलकुलेशन में कन्वीनियंस आती है, इसलिए उन लोगों ने कार्बन को 1961 में एक स्टैंडर्ड मान लिया टू वे द अदर एलिमेंट्स, मास ऑफ अदर एलिमेंट्स। समझ में आती बात, अदर एलिमेंट्स के एटम्स के मास को वे करने के लिए उन लोगों ने रेफरेंस क्या लिया बेटा, दे हैव टेकन द रेफरेंस कार्बन 12, ठीक है। क्यों, क्योंकि मोर कन्वीनियंट है, इम्प्योरिटीज नहीं है, स्टेबल है। अगर कोई कंपाउंड स्टेबल नहीं है उसको रेफरेंस ले लोगे, वो तो बार बार में चेंज होता रहेगा, फिर उसका मास तो स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबल है, प्योर है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम
प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए काफी सही है, कैलकुलेशन के लिए काफी सही है, बिकॉज ऑफ 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, राइट। इसकी वजह से इसको लिया अपन ने रेफरेंस। अब देखिए इतना समझ में आता है सबको, तो एटॉमिक मास यूनिट सबसे पढ़ेंगे। एटॉमिक मास यूनिट इज व्हाट, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या था, नाम से समझ में आ रहा है, इट्स अ मेजरिंग यूनिट, इट्स अ मेजरिंग यूनिट है ना। मॉलिक्यूल्स और एटम का जो जो जो, जो इसको वे करते हैं उनकी मास की यूनिट, जैसे मास की यूनिट क्या होती है नॉर्मली मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, ग्राम, किलोग्राम और टन। तो सिमिलरली व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, इट्स दैट यूनिट ओनली, जस्ट लाइक किलोग्राम, ग्राम एंड टन्स, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। क्या है बेटा ये, ग्राम, किलोग्राम और टन्स की जैसे क्या है एटॉमिक मास यूनिट। बट द थिंग इज कि इसके थ्रू हम ये यूनिट किसकी है, एटम्स के लिए, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स और एटम्स का जो यूनिट होती है, मास की जो यूनिट होती है, दैट इज व्हाट एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आती है बात इतनी। चलिए तो मैं यहां हेडिंग डालती हूँ, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। सबसे पहले यही पढ़ते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, इट इज जस्ट लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लेमैन लैंग्वेज में, जस्ट लाइक किलोग्राम, ग्राम और टन्स, दैट्स इट। इट्स जस्ट लाइक अ किलोग्राम, ग्राम और टन्स की तरह है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, है ना। ये किसमें है, ये यूनिट्स किसमें है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मतलब मॉलिक्यूल्स वगैरह की बात हो रही है, तब हम लोग क्या लेंगे, एटॉमिक मास यूनिट लेंगे। क्लियर है इतना। अब देखिए व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, है ना, मैं लिख देती हूँ व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। सो इट इज नथिंग बट वी कैन से मेजरिंग यूनिट ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, मेजरिंग यूनिट ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, राइट। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब देखिए, अब 1 AMU इक्वल्स टू होता क्या है, 1 AMU इक्वल्स टू, अगर मैं इसका कन्वर्जन करना चाहूँ किलोग्राम में या ग्राम में, लेट्स सपोज मैं ग्राम में इसका कन्वर्जन करना चाहती हूँ, तो इट इज 1.67 10⁻24 ग्राम, ये नंबर आता है। 1 AMU इक्वल्स टू 1.67 10⁻24 ग्राम। अब बच्चों के दिमाग में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मैम ये आया कहाँ से, कैसे आपने ले लिया है ना, कहाँ से आया ये और कैसे आया, हाउ। देखो ये सब क्वेश्चन अपने आप से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, ठीक है। अब आया कहाँ से, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट आपने बता दिया कि ठीक है, स्मॉल स्मॉल एटम्स को वे करने की जो यूनिट है दैट इज व्हाट एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1.67 10⁻24 ग्राम। जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻3 ग्राम। वैसे 1 AM इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 1.67 10⁻24 ग्राम। आया कहां से, है ना। सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि हम लोगों ने कार्बन 12 को रेफरेंस माना है, ठीक है। कार्बन 12 को क्या माना है, रेफरेंस। और 1 AMU है क्या, अगर मैं बुक इस डेफिनेशन लिखूं, ये तो लेमन लैंग्वेज में समझाने वालों को, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं किसकी, डेफिनेशन देखिए आप लोग फटाफट से। व्हाट इज 1 AMU, 1 AMU इज नथिंग बट वी कैन से 1/12 of mass of one atom of C12 is what 1 AMU, यही होता है 1 AMU। 1 AMU क्या है बेटा, what is 1 AMU, 1 AMU is nothing but we can say mass of 1 AMU is nothing but we can say mass of, ये थोड़ा बहुत काफी बड़ा हो गया, wait, mass of 1 AMU is nothing but we can say small particles के को मास वे करने के लिए जो यूनिट है दैट इज व्हाट 1 AMU, ठीक है। अब देखिए इधर, ये इसकी बुक इज डेफिनेशन, व्हाट इज व्हाट दैट इज व्हाट 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये आया कहां से, और देखो पहले मैंने बोला था हाइड्रोजन भी ले सकते हो, यू कैन चूज एनी अदर एटम, बट फॉर द सेक ऑफ यूनिफिकेशन उन लोगों ने क्या करा, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया, रेफरेंस लिया, ठीक है। कार्बन 12 को रेफरेंस लेने का पीछे का रीजन भी मैंने आप लोग को बताया, क्यों लिया है कार्बन 12 एज ए रेफरेंस, ठीक है। अब जो आप बोल रहे हो कि ये जो आया है ना नंबर 1 AMU,
इज इक्वल्स टू 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। ये आया कहां से? देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखो, ऐसे तो कोई नंबर नहीं उठा लिया होगा ना यार, है ना। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक देखिए, थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए। मास किसी भी एटम का किस वजह से होता है? ऑब्वियसली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो किस वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन की वजह से तो मास नहीं होता, सही बात है कि नहीं? और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर, सही बात है कि नहीं? अब एक एग्जांपल देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे सोडियम की बात करती हूँ, ठीक है, सोडियम एलिमेंट की बात कर रही हूँ मैं बेटा, सोडियम एलिमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। सोडियम एलिमेंट, ऑब्वियसली सोडियम का जो मास होगा, मास नंबर ए को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मास नंबर से, वो किसकी वजह से होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सोडियम एटम में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, वही कंट्रीब्यूट करते हैं मास में किसी एटम के, ये हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। अब हमें पता है कि सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा? 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। दैट इज व्हाट? एटॉमिक मास है ये इसका। इतना क्लियर है कि नहीं? सोडियम में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, ये हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में। चलिए अब देखिए, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन इज समवॉट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इनका मास ज्यादा होता है कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है ना, कंपेयर टू दैट्स व्हाई जो क्या बोलते हैं, मास में इलेक्ट्रॉन का ऐसा कंट्रीब्यूशन हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि नेग्लिजिबल मास होता है, इतना ज्यादा कंसिडरेबल नहीं होता है, ठीक है। अब इन दोनों का मास समवॉट इक्वल है, सही बात है। तो अब 11 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास, तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या अपन? अगर मैं इन दोनों को इक्वल मानूं तो क्या 23 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन लिख दूं मैं? लिखूंगी नहीं, क्योंकि दोनों का मास बराबर है, तो ओवरऑल क्या लिखा जा सकता है? 23 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन, सही बात है कि नहीं? लिखा जा सकता है ना बेटा, इज इक्वल्स टू व्हाट? अगेन वही एटॉमिक मास के इक्वली चल रही है, तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? ये जो फॉर्मूला बना है दैट इज व्हाट? एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू सोडियम का 23 मल्टीप्लाई मास ऑफ 1 प्रोटॉन। अब एक बात बताओ, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? एक प्रोटॉन का मास आपको थोड़ा ऐसे मतलब थोड़ा सरप्राइजिंग है। एक प्रोटॉन का जो मास है विच इज इक्वल्स टू 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। अगर किलोग्राम में लिखोगे तो क्या बोलोगे? 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। समझ में आ रही है? तो देखो ये जो यूनिट उठाई है ना हम लोगों ने कि 1 am is equals to 1.67 10⁻⁻24 ग्राम, बेटा ये क्या है? दिस इज नथिंग बट वी कैन से मास ऑफ वन प्रोटॉन। कैसे? अब थोड़ा समझ में आएगा ना। ये एग्जांपल अभी लेती हूं मैं। मैटर है, मैटर किससे मिलकर बना है? एटम से। एटम फर्दर किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। मास के लिए कौन कंट्रीब्यूट करता है एटम के? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में सिमिलर मास होता है, तो मास क्या हो जाएगा? 2p। ऐसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 2p हो गया। अब एक बात बताइए, मास की सबसे मतलब किसी भी एटम का अगर हम मास मेजर कर ले तो सबसे कम मास क्या होगा? मतलब उस किसी भी एटम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? मास की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? किसी एटम के मास की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वैल्यू क्या होनी चाहिए? उसका मास होने के लिए कम से कम उसमें एक प्रोटॉन तो होना चाहिए या एक न्यूट्रॉन तो होना चाहिए, सही बात है कि नहीं? या तो एक प्रोटॉन हो या एक न्यूट्रॉन हो, तभी जाके उसका मास होगा। ना तो प्रोटॉन है ना न्यूट्रॉन है, तो वो क्या है? मास ही नहीं उसमें, तो सही बात है कि नहीं? एटम के मास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? एटम के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम। अगर उसमें एक भी प्रोटॉन या एक भी न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट तो क्या उसका मास होगा? नहीं, उसका मास नहीं होगा। समझ में आती है बात? तो अब देखो इधर, तो जो नंबर है ना, जो प्रोटॉन है, अगर स्मॉलेस्ट यूनिट आप लेना चाहो मास की तो क्या लोगे? एक प्रोटॉन का मास। दैट्स व्हाई दे हैव चूज दिस नंबर व्हिच इज व्हाट? 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। और दिस इज व्हाट? मास ऑफ, दिस इज व्हाट बेटा? मास ऑफ वन प्रोटॉन ओनली।
स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट लेनी पड़ेगी ना आपको, स्मॉलेस्ट लोगे। अब कोई 20, अभी अभी ऐसा होता है जैसे कि अब कोई 4 किलो का है, 4 किलो का आपका कोई सामान है, तो आप क्या करते हो, 1 किलो रेफरेंस रखते हो, फिर 1 किलो, फिर ऐसे करके 4 किलो का रखोगे ना कुछ ना कुछ। तो सिमिलरली वो स्मॉलेस्ट क्या है, किलो को मेजर करने के लिए व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट यूनिट, किलोग्राम ना। अगर आपको कोई सामान 2-3 किलो का है तो उसको मेजर करने के लिए व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट यूनिट, है ऑब्वियसली किलोग्राम लोगे। तो यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, कम से कम मिनिमम 1 प्रोटॉन होना चाहिए तभी मास होगा। तो उन लोगों ने क्या चूज करा है, 1 AMU is equals to 1.67 10 to the minus 24 gram to measuring the small particles like what we can say atoms or molecules। क्लियर है इतना, ये कहां से आया 1.67 10 to the minus 24 ग्राम, ठीक है। अब देखो इस एग्जाम्पल को समझो, समझ में आएगा भी आपको, यहां तक लिखा अपन ने। तो अब मैं क्या लिख दूं उसको बेटा, क्या लिख दें यहाँ पे 23, मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना होता है 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम, विच इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा अपन ने, क्या बोलते हैं बेटा इस वैल्यू को, क्या है ये वैल्यू, दिस इज व्हाट AMU, और ये आगे 23, ऐसे कैसे रह जाएगा। तो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास क्या है सोडियम का 23 AMU। समझ में आती है कि नहीं आती बात इतनी। अब जैसे मैं आपको पूछूं व्हाट इज द हीलियम, हीलियम का मास बताओ, क्या है हीलियम का मास, तो हीलियम का मास क्या होगा बेटा, हमें पता है कि मैम हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास समवट सिमिलर होता है। तो हम लोग यहाँ पे 4p लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा 4p, या फिर 4 मल्टीप्लाई मास ऑफ 1 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन लिख लो, एक ही बात है, दोनों का मास सिमिलर है। तो मास ऑफ प्रोटॉन है ना, कितने प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 10 to the power minus 24, कितने प्रोटॉन है इसमें 4, तो इसको क्या लिख देंगे। और ये वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे ये वैल्यू क्या अभी भी पड़ा है, दिस वैल्यू इज व्हाट एटॉमिक 1 AMU, इसका मास कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 4 AMU इज द मास ऑफ व्हाट, एटॉमिक मास ऑफ व्हाट हीलियम, हीलियम के एटॉमिक मास क्या बोलते हैं AMU, मतलब एटॉमिक मास क्या है 4 AMU। सही बात है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं सबको, है ना। चलिए इतना क्लियर है, AMU सबको क्लियर हुआ। AMU सबसे पहले स्टार्टिंग से फिर से एक बार देख लेते हैं अपन। AMU जस्ट लाइक अ किलोग्राम ग्राम, है ना, किलोग्राम एंड ग्राम आर द फॉर द माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स, sorry macroscopic measurements, and atomic mass unit is the basically measurement unit या measuring unit of what, of molecules और particles। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद में देखिए 1 AMU is equals to क्या होता है 1.67, 1 AMU is equals to क्या होता है बेटा 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम। कहां से आया, कहां से आया, ये आया यहां से, क्योंकि किसी भी एटम का मास के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मास, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्योंकि समवट सिमिलर होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट क्या होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए, कम से कम एक प्रोटॉन के मास के बराबर होगी। अगर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है तभी उसका मास होगा, अदरवाइज उसका मास नहीं होगा। सही बात है। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट is what, mass of proton only, and mass of proton is what 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम, और किलोग्राम में लिखना है तो क्या बोलोगे 1.67 10 to the power minus 27 किलोग्राम। समझ में आती है बात, that's why they have choose 1 AMU is equals to 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम। समझ में आती है बात। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया कि सोडियम का अगर मुझे निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि उस एटम में कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, यहाँ पर 10th क्लास में पढ़ा है। समझ में, सोडियम में यहाँ पे 12 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अगेन सिमिलर होता है, ये चीज ध्यान में रखना। एक प्रोटॉन का मास 1.67 और एक न्यूट्रॉन का मास भी 1.67 10 to the minus 24 ग्राम के बराबर होता है। तो ऑब्वियसली इसमें 23 अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, 23 प्लस बोल रही हूँ मैं, 23 इज द प्लस ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास, तो ऑब्वियसली इसका मास कितना हो जाएगा, अगर मैं यूनिट में लिखना चाहूँ तो दैट इज व्हाट 23 AMU। सिमिलरली मैंने यहाँ पे आपको हीलियम का एग्जांपल भी दिया है। सिमिलरली अगर मैं आपको ऑक्सीजन का बोलूं तो ऑक्सीजन का क्या बोलोगे मैडम, क्या बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे 16 AMU। सही बात है कि नहीं, क्योंकि क्या होता है इसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। नाइट्रोजन का बोलूंगी तो क्या बोलोगे 14 AMU। सही बात है कि नहीं, समझ में आती है कि बात नहीं थी। कार्बन का बोलोगे तो कितना आएगा 12 AMU। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आपको थोड़ी बुक वाली लैंग्वेज में भी समझ लो क्या डेफिनेशन है इसकी, आपके एटॉमिक मास की।
देखिए एटॉमिक मास यूनिट की बुक में जो डेफिनेशन है दैट इज व्हाट, मतलब जो कि साइंटिफिक डेफिनेशन है बेसिकली 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम। क्या बोला मैंने? 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 क्यों लिया? बताया मैंने आपको, रेफरेंस। अब देखिए ये भी बेटा इसी के बराबर आएगा, ये भी 1.67 10⁻24 ग्राम के बराबर ही आएगा। कैसे? अब एक बात बताओ, देखो इधर इधर देखना, 1/12 तो ऑलरेडी दे रखा है, सही बात है कि नहीं? चलो मैं नीचे कर देती हूँ उसको एक बार, वेट, गिव मी अ सेकंड, ये डेफिनेशन अपन लेके जाते हैं नीचे, है ना? एक मिनट रुको यार, चलो मैं लिख ही देती हूँ, वेट। क्या लिखा अपन ने, क्या डेफिनेशन थी? 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.67 10⁻24 ग्राम, एंड ऑब्वियसली क्या बोला था? 1/12 ऑफ 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। सही बात है कि नहीं? अब देखना ये प्रूफ अभी प्रूफ करते हैं अपन। अब एक बात बताना, 1/12 ऑलरेडी फॉर्मूला में है ऑलरेडी फॉर्मूला में, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना होगा? कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है बेटा, हाँ है। तो मैं अल्टीमेटली क्या लिख दूं? 12 मल्टीप्लाई मास ऑफ वन प्रोटॉन। अब देखिए 12 से 12 कट गया, चला गया, सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 AMU इक्वल्स टू व्हाट? मास ऑफ वन प्रोटॉन, और ग्राम में वो कितना है? 1.67 10⁻24 ग्राम। तो ये यहां से पूरा प्रूफ हुआ है। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.67 10⁻24 ग्राम लेने के पीछे का लॉजिक यही है कि किसी की भी मेजरिंग स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होनी चाहिए अगर किसी को अपन को मेजर करना है, दैट इज व्हाट, उसके एक प्रोटॉन का मास। क्लियर है इतना? अब आप बोलोगे मैम ये 1/12 ये सब लेने का, बेटा वो रेफरेंस है फॉर देयर, क्योंकि कार्बन 12 ज्यादा स्टेबल है, कन्वीनियंट है कैलकुलेशन के हिसाब से। सो 1961 में जो IUPAC है, एक यूनिफाइड डिसीजन लिया उन्होंने, और उन्होंने कार्बन 12 को इस बेसिस पे सेलेक्ट किया, उस ग्राउंड्स पे सेलेक्ट किया क्योंकि स्टेबल है, प्योर है, कन्वीनियंट है कैलकुलेशन के हिसाब से, लैब वर्क के हिसाब से, लैब में मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से कन्वीनियंट है काफी, दैट्स व्हाई दे हैव सेलेक्टेड व्हाट, कार्बन 12 एज ए रेफरेंस। पहले हाइड्रोजन भी था, ऑक्सीजन भी था, करेक्ट ना? अभी देखिए पहले ये सब हमने क्या करा, कार्बन का मास मतलब रेफरेंस लिया ये सब, बट नाउ टुडे वी हैव व्हाट मॉडर्न टेक्निक्स टू वे और मेजर द मास ऑफ सिंगल एटम, है ना? और सिंगल एटम का मास मेजर करने के लिए वी हैव मॉडर्न टेक्निक नोन एज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बेटा? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आज मतलब आज का टाइम में हम लोग एक एटम का मास निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज ए एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग एटम का मास निकाल सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी रेफरेंस और ऑल दिस। ठीक है, क्लियर है कि नहीं इतना? चलिए, अब वो कैसे करते हैं इसमें आपको नहीं पढ़ना है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर वन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या बोलेंगे बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास। सो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास आप देखिए, मतलब AMU के रिलेशन में, AMU व्हाट है? 1 किलोग्राम, मतलब तराजू याद रखो, सीधा सीधा तराजू याद रखो। एक इधर एक तो कुछ सब मतलब जहां अपन को रखना है, जो सामान वे करना है, दूसरी साइड आपका रेफरेंस। तो AMU इज व्हाट? 1 AMU इज व्हाट? रेफरेंस। और यहाँ पे जिसको आपको वे करना चाह रहे हो उसके हिसाब से आपको रेफरेंस लेके उसको क्या करना है, वे करना है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का डायरेक्ट आप फॉर्मूला देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। दिस इज व्हाट? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। अब हमने अभी भी पढ़ा है कि यार इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या है? अभी भी पढ़ा था अपन ने, दिस इज व्हाट? 1 AMU। तो क्या लिखेंगे? RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ
1 atom of an element divide by 1 AMU। तो अगर मुझे सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए तो क्या लिखूंगी मैं? RAM। अभी अभी निकाला है सोडियम का एक एटम का मास कितना बेटा? 23 AMU और नीचे भी 1 AMU। तो AMU से AMU चला गया तो कितना बचा? 23। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज योर व्हाट? इट्स रेशियो ओनली ना। तो इसकी यूनिट क्या रहेगी? ये क्या रहेगा? यूनिटलेस रहेगा। AMU से AMU कट गया, 23 बचा। 23 इज व्हाट? रिलेटिव एटॉमिक मास, सॉरी हाँ, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ व्हाट? सोडियम। हीलियम का क्या रहेगा? 4। ऑक्सीजन का क्या रहेगा? 16। नाइट्रोजन का क्या रहेगा? 14। ठीक है, समझ में आती है बात? रिलेटिव एटॉमिक मास सबको क्लियर है? On the sorry, on the similar lines we have what? On the similar lines we have relative molecular mass, we have gram molecular mass। gram molecular mass हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो मोल से रिलेटेड है और अभी तक हम लोग को मोल नहीं पता है, इसलिए हम लोग उसके बारे में भी नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी ये बताइएगा आपको रिलेटिव एटॉमिक मास और इसमें AMU और RAM में डिफरेंस क्लियर है? RM nothing but we can say relative atomic mass, AMU is nothing but we can say atomic mass unit। It's a unit only and it's the इसको क्या लगते हैं? एक को रेफरेंस देके दूसरे को वे करते हैं। समझ में आती है? ये यूनिट लेस है, उसकी यूनिट होती है यूनिट 1 AMU is equals to 1.67 × 10⁻24 ग्राम। इतना क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर है इतना? ये रेफरेंस है, यूनिट लेस है, उसकी कुछ ना कुछ उसकी यूनिट होती है। इतना क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट मोल का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ आप लोगों को। व्हाट इज मोल, है ना? मोल जैसा कि मैंने पहले बोला, इट्स अ काउंटिंग यूनिट, है ना? इसका सिर्फ और सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दूंगी आपको सिर्फ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर इसके क्वेश्चन भी करेंगे अपन और बाकी टर्म्स जो कि इससे एसोसिएटेड है वो भी हम लोग करेंगे। मोल का मतलब आप इतना समझ लो, इट्स जस्ट लाइक अ, जैसे दर्जन नहीं होता, दर्जन नहीं पढ़ते अपन। जैसे मैं बोलूँ आपके पास 1 दर्जन पेन, तो 1 दर्जन पेन का मतलब क्या है? काउंटिंग यूनिट ना। 1 दर्जन का मतलब 12 पेन होंगे उसमें, है ना? किसी भी चीज का 1 दर्जन बोलो मतलब उसमें 12 वो चीज होगी। अगर मैंने बोला है लेट्स सपोज आपको आपको आपके पास 1 दर्जन फोन है, तो 1 दर्जन का मतलब क्या? कितने कितने नंबर ऑफ फोन होंगे? क्वांटिटी कितनी होगी? 12 होगी कि नहीं होगी? तो वैसे ही अगर आपको मैं बोलूं 1 मोल, तो 1 मोल चाहे किसी का भी हो, आपको बोलूं मैं 1 मोल आपका, तो आपके जैसे बहुत सारे होंगे। 1 मोल किसी भी चीज का 1 मोल, तो 1 मोल इज व्हाट? जैसे 1 दर्जन में 12 यूनिट्स होती है किसी भी चीज की, 12 क्वांटिटी होती है बेसिकली। तो सिमिलरली 1 मोल में हमारे पास कितना आता है? 6.023 10⁻23 स्पीशीज या पार्टिकल्स लिख लो। क्या लिख लो? पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, या एंटिटीज लिख लो, मोर बेटर रहेगा आप एंटिटीज लिखो ताकि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं है ना? क्या लिखो? एंटिटीज। Entities can be molecule, can be proton, can be electron, can be ion, है ना? Can be atom, can be anything। एक मोल अगर किसी का है तो उसमें कितनी क्वांटिटी होगी उसकी? 6.023 10⁻23 entities will be there in 1 mole। अगर मैं बोलूं 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल एटम का क्या मतलब हो गया? 6.023 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। क्लियर है इतना? ठीक है, तो आज का अपन यहीं तक रखते हैं, है ना? मोल का यहीं तक रखते हैं अपन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेटली इससे आगे कवर करेंगे, ठीक है? तब तक आप RAM और क्या एटॉमिक मास यूनिट में अच्छे से पढ़िए और, है ना? चलिए ठीक है, आज तक यही रखते हैं, आज का यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू। और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है? आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। और भी अगर और बेटर एक्सप्लेनेशन और ज्यादा आपको अगर नहीं थोड़ा भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप लिखिए, मैं रिजॉल्व करती हूँ नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।